गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने कर लिए थे ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहला, स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस टू मेन प्रोडक्ट, दो मेन प्रोडक्ट है उनके, एंड ए बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ ज्वाइंट प्रोसेस। द रेशियो ऑफ आउटपुट quantities to input quantities of direct material used in joint process remain consistent on yearly basis। मतलब रेशियो है, लॉस होता होगा उसमें। मतलब इसका ये है कि रेशियो ऑफ आउटपुट, ये ना कई लाइन ऐसी लिख देते हैं, आगे पता चलेगा इसकी रेलेवेंस है कि नहीं है, बट इसका मतलब बता देता हूँ। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन ज्वाइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। मतलब सपोज करो अगर ईयर 1 है और उसमें इनपुट है, ईयर 2 है उसमें इनपुट है 100 का, आउटपुट 90 का आता होगा। अगर यहाँ 200 का है तो आउटपुट जो आता होगा वो 180 का होगा। अगर यहाँ 300 है तो आउटपुट जो आता होगा वो 270 यूनिट्स का होगा। मतलब आउटपुट की रेशियो कंसिस्टेंट है लगातार। तो मतलब सिर्फ नॉर्मल लॉस है। और अगर इनपुट और आउटपुट की रेशियो कंसिस्टेंट होती है ना, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस होता है। अब नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद, कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम, कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट, फिजिकल वॉल्यूम मेथड, ये मेथड बता दिया उन्होंने। मेथड आप यूज करोगे टू एलोकेट ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट, द नेट रिलाइजेबल वैल्यू बाय प्रोडक्ट। अब देखो ये भी बता दिया, बाय प्रोडक्ट के लिए वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू यूज करेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट के लिए वो क्या करेंगे, फिजिकल वाला मेथड फॉलो करेंगे, फिजिकल वॉल्यूम मेथड। तो आपको मालूम है सबसे पहले क्या करना होता है, ज्वाइंट कॉस्ट में से आपको बाय प्रोडक्ट रिलाइजेबल वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, जो बचेगा उसको हमने मेन प्रोडक्ट में बांटना है। और बांटने का तरीका फिजिकल वॉल्यूम। ठीक। आपकी प्रॉब्लम आती है, आप क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लगाते हो। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाने की जरूरत है, जो 15 मिनट मिलते हैं ना वहां आप क्वेश्चन पढ़ो। और क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, या तो हाईलाइट कर लो या वहां पे लिख लो कि क्या इसमें ट्रीटमेंट है, शांति से। उसके बाद जब आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो पेपर करते समय, तो आपको कम समय लगे और आपको आधा क्वेश्चन पहले ही पता हो इसमें क्या करना। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इसी वजह से आप गलत कर देते हो। द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product। मैंने आपको बता दिया। Details of company's operation are given in the table below। During the month, company incurred joint production cost of 10 lakh, 10 लाख हुआ। The main product are not marketable at split of point and therefore उनको further process जाएगा। ये है आपका मंथली आउटपुट, 60,000, 1,20,000 का और 50,000 का। और ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक। और सेलिंग प्राइस पर केजी भी गिवन है। सेलिंग प्राइस पर केजी का क्या करना है आई डोंट नो, अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो वहां काम आ जाएगी, ठीक है। और ये इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगी। अगर इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग तो है नहीं, जो भी इसकी सेलिंग प्राइस होगा वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगा। कैसे आता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस एनी अदर फर्दर एक्सपेंसेस, जो आएगा वो आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे वो है नहीं, तो 2.5 लाख के जो भी आएगा वो आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू बाय प्रोडक्ट की आएगी। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू द प्रोडक्शन बाय यूजिंग फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट द ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आइए यहीं पे कर ले। पहले हम निकालेंगे ज्वाइंट कॉस्ट टू बी अपोर्शन बिटवीन मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट में 10 लाख है, 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दूं, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट माइनस कर दिया, बाय प्रोडक्ट की नेट रिलाइजेबल वैल्यू को माइनस कर दिया। अब इसको मैंने बांटना है ए एंड बी में। क्या फिजिकल आउटपुट, आउटपुट कितना कितना आउटपुट है आपका 60,000 एंड 1,20,000, यानी कि 60,000 एंड 1,20,000 हियर इन ज्वाइंट कॉस्ट। तो 7,20,000 को अगर आप बांटो तो ये आएगा आपका 2,50,000 और दूसरी तरफ आएगा 5 लाख।
हो गया, चेक कर, ठीक है, बस 7.5 लाख को बांट दिया, दूसरे को बांट, ऐसे बांट रहा है, उसका 5 लाख है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, 2.5 लाख, भी कहीं पूछा हुआ। नंबर 2, सन मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल द फॉलोइंग। एक चीज मैं कॉस्टिंग में बता दूं, एबनॉर्मल गेन यूनिट जो होते हैं वो 100% कंप्लीट होते हैं ऑलवेज, चाहे स्क्रैप की परसेंटेज गिवन भी हो, तो वहाँ पे आपको स्क्रैप की परसेंटेज कंसीडर नहीं करनी। एबनॉर्मल गेन यूनिट्स ऑलवेज 100% कंप्लीट। कई बार वो आपको जानबूझ के स्क्रैप की परसेंटेज भी दे देते हैं। स्क्रैप की परसेंटेज तब लगानी है जब एबनॉर्मल लॉस यूनिट, अगर आपका एबनॉर्मल गेन यूनिट है तो ऑलवेज 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, सन मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ए बी सी डी ई, ये यूनिट्स हैं, ये सेलिंग प्राइस है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट है और सेलिंग पॉइंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। यहाँ मेरे को लगता है ना क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट 35,90,000, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट 5,47,000 in the manufacturing process which are absorbed on the product on the basis of their net realizable value. रॉ मटेरियल आपकी कॉस्ट 35,90,000, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट 5,47,000 है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से आप उसको खर्चे को अब्सॉर्ब करोगे। द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए बी सी एंड ई, ई डी नहीं है, देखो डी की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है इसलिए उसका सेलिंग प्राइस भी नहीं है, ठीक। आर 12,50,000, 1,50,000, 50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, और फिक्स कॉस्ट आपकी 4,73,000 है। कॉस्ट गिवन है, ये अलग इसमें ऐड हो जाएगी वेरिएबल में, टोटल आ जाएगी कॉस्ट। हालांकि आपको याद है मैंने बोला था कि जब वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट हो तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फॉलो करते हैं, बट इन्होंने बोल दिया नेटरलाइजेबल फॉलो करना, ठीक। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर the following in respect of the coming year, statement showing income forecast of the company assuming that none of its product are further processed। कहता कोई हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, तो यानी कि कहाँ बेचोगे, स्प्लिट अप पॉइंट पे। स्प्लिट अप पॉइंट पे तो डी को तो बेच ही नहीं पाओगे, नहीं सॉरी, हाँ डी को तो बेच पाओगे, सबको बेच पाओगे। और सेकंड, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग प्रोडक्ट ए बी सी आर प्रोसेस फर्दर। पहले ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर, ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ निकाल लें, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल कितने का, 35,90,000, और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,47,000, उसके बाद फिक्स कॉस्ट 4,60,000, ठीक। ये वर्किंग नोट्स हैं सारे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला सिर्फ, ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट आपका बनेगा एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट को आप एलोकेट करोगे, ए बी सी नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। आपका आउटपुट कितना है, 2 लाख यूनिट, 30,000 यूनिट है ना ये सारे, कितने, 25,000, 20,000, 75,000। देन आपके पास
सेल वैल्यू मल्टीप्लाई करो 34 लाख 3 लाख 90,000, हाँ जी 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख 50,000। इसमें से माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आप माइनस करोगे 12 लाख 1250 है, हाँ जी 1 लाख 50,000 50,000 एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ गई आफ्टर प्रोसेसिंग वाली ली है। क्या कर रहे हो यार, आफ्टर प्रोसेसिंग लोगे ना। को उन्होंने बोला है कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से ज्वाइंट कॉस्ट को बांट रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो तो सही। कॉस्ट को बांटने का तरीका क्या है? हैं? उन्होंने कॉस्ट को बांटना बोला कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? कहाँ गया यार क्वेश्चन, ये देखो which are absorbed on product on the basis of net realizable value। ठीक है, उसने बोला है कि हम, अगर आपको डाउट, हम बी के लिए निकालेंगे ना पहले। देखो आप इस केस के लिए अलग निकालोगे और इस केस के लिए अलग निकालोगे। इस केस के लिए तो आपकी जो फाइनल सेल प्राइस है, स्प्लिट अप पॉइंट है, वही आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, और फिर आप फर्दर प्रोसेसिंग क्यों माइनस करवा रहे हो? के लिए आपकी शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट अलग आएगी, उसके लिए शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट अलग आएगी, कॉमन थोड़ा ना आएगी। नहीं समझे? दोनों में फर्क है ना। यहाँ फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू में बांट रहे हैं, और यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो तो भाई यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है, स्प्लिट अप पॉइंट है, वही आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू है। हाँ, दोबारा बोलो। हाँ। ज्वाइंट कॉस्ट का कोई यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो आप देखो ना, रॉ मटेरियल आपका 35,90,000। अरे नहीं, वो गलत कर दिया ना, सेलिंग प्राइस कुछ और ले लिया और फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करवा दी। नहीं आएगा। देखो ऐसे कैसे, 35,90,000। देवी जी शांत हो जाओ, मैं पढ़ लूं। रॉ मटेरियल आपका 35,90,000 है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके 547 है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, विच आर अब्सॉर्ब्ड ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू, द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए बी सी ई दिस एंड दिस गिवन है। फिक्स कॉस्ट 4,73,000 है। अच्छा, ये 4,73,000 आप कह रहे हो पोर्शन नहीं करेंगे हम लोग, इट्स ए पार्ट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। अगर ये ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट है तो फिर अपोर्शन होगा, और अगर ज्वाइंट कॉस्ट का पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझे? अगर आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन, सुनो, अगर आप इस का खर्चा मानते हो फिर तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कॉस्ट है, प्रोसेस में खर्चा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंस होती जाते हैं। तो ज्वाइंट कॉस्ट
स्प्लिट अप हो रहे हैं जहां पर, वहां तक ये खर्चे लिए जाते हैं। अगर ये खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है फिर ये ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में डाउट है ये कि वेदर दिस एक्सपेंस शुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट और नॉट। अगर तो ये आप इसे ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट मानते हो फिर तो आप इसे ज्वाइंट कॉस्ट में जोड़ोगे, फिर इसको भी मिला के जैसे नॉर्मली। और अगर आप इसे ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे फिर ज्वाइंट कॉस्ट अलग बनेगी, अलग से माइनस होएगा प्रॉफिट में से एंड में जाता। ठीक है, वैसे है ये। तो मुझे इस क्वेश्चन की वर्डिंग से ये लगता है ना कि इन्होंने ये 4,73,000 है, इसको उन्होंने ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया हुआ, इसको नहीं बांटेंगे, वो बांटेंगे ऊपर वाले को बस। ठीक है, इनको अलग से जाके माइनस कर देंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि ये ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कॉस्ट क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट दिया होता है ना, ऊपर ही दिया होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे होंगे। नो डाउट प्रॉफिट निकालते समय तो माइनस करना ही पड़ेगा, और प्रॉफिट निकालते समय टोटल में से माइनस होएगा ये। फिर इन दैट केस कि ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, डी का प्रॉफिट, उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट माइनस किया, ऐसे होगा माइनस। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है, ये हम मैंने बोला कि मैं इसे ज्वाइंट कॉस्ट में कंसीडर नहीं करूंगा अब, तो बताओ कितना आएगा। 4,40,000 37,000। अब आपको यहाँ पर ना दो चीजें करनी है, एक में फर्दर प्रोसेसिंग करोगे, एक में नहीं करोगे, तो दोनों केसेस में आपकी एलोकेशन अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अरे नहीं, एनआरवी मेथड दोनों केस में अलग अलग होंगे। एक में आप फर्दर प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहे तो वहां फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं होगी, तो माइनस कैसे कर लोगे। एक में आप फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो, दूसरे में फर्दर प्रोसेसिंग कर नहीं रहे, जहां पे आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे वहां फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कैसे दोगे एनआरवी निकालने के लिए। कोई तो बोल रहा हूँ ना, एक में वो बोल रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू फर्दर प्रोसेस इट, तो ऐसे केस में आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं होगी, तो वो जो फाइनल सेल प्राइस होगा ना स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर, वही आप एनआरवी पढ़ लेना, वो लिखा हुआ है, मैं पढ़ाऊं जरा। लिखा हुआ अगर आपको स्प्लिट अप पॉइंट के ऊपर मार्केट वैल्यू गिवन है तो उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू मानेंगे, लिखा हुआ है कॉपी में नहीं, वो स्टडी मटेरियल में जो कल हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ दोबारा, कल मैंने ये बात पढ़ी थी। और दूसरी बात ये कि होगी कि कर रहे हैं, दूसरे केस में वो फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, जिस केस में कर रहे हैं तो वहां करती है, और जिस केस में फर्दर प्रोसेस नहीं करती वहां फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। फर्क केस यही आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। बाकी देखो सोल्यूशन जो भी हो, हम पेपर में सोल्यूशन देख के थोड़ा ना करेंगे, हम तो क्वेश्चन है उसके हिसाब से करेंगे, सोल्यूशन फर्क आएगा तो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे नहीं तो क्या हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन करो, क्योंकि पेपर में तो यही काम है। पेपर में तो हो सकता है कि याद ही ना हो कि ये सोल्यूशन क्या था, और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो ही ना, अलग हो नहीं तो हमारा हो सकता है गलत हो, तो वो मन को सुधारेंगे बाद में कि हमारी सोच में शायद गलत था। क्या मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर मैं सीधा ही इसको देख लूँ सोल्यूशन को, तो मेरे मन के थॉट्स मिसमैच रहेगा ही रहेगा, बाद में मेरा मन वही कहेगा कि अभी मैं ऐसे कर देता हूँ एज पर जो क्वेश्चन लगता है, और बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, मेरे को लगता है कि दोनों केसेस में आपको शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, और निकालनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वो फर्दर प्रोसेस कह रहे हैं तो फर्दर प्रोसेस का मतलब जो हो गया वहां फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, और अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं कर रहे तो हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसको हम लिख देते हैं व्हेन गुड्स आर नॉट फर्दर प्रोसेस। सेल वैल्यू ठीक है, वही लिया इन्होंने, हाँ वही तो है ना, दोनों उल्टे ले लिए थे।
एक तरफ तो आप वहां पर प्राइस लेके फिर उसमें से फिर से प्रोसेसिंग माइनस करवा रहे हो, गलत है ना फिर वो। तो यहाँ पे सीधा शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, बताइए जरा। बताइए कितना, 41,37,000। इसकी रेशियो में भाई सेल वैल्यू 2684। नेक्स्ट 3079 1579 82। ठीक, और अच्छा 981 नहीं है, और फिर है मैच नहीं करेगा ना। एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट व्हेन गुड्स आर फर्दर प्रोसेस। ए बी सी डी एंड ई। फाइनल सेल वैल्यू, हाँ जी फाइनल सेल वैल्यू बताना जरा। 50 लाख, 5,10,000, 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000। 15 लाख है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे, 12 लाख। हाँ जी 1,50,000, 50,000, 13 लाख 50,000, 37,50,000 ना। 3,60,000, 2,50,000। ठीक, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट इस रेशियो में बांट दो ज्वाइंट कॉस्ट को, रेशियो आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी दूसरा 20, 2,50,000, 1,75,000, 1,40,000, 9,45,000। तो चलिए अब हमने जो हमारी कैलकुलेशन थी वो निकाल ली हमने, प्रॉफिट निकालना है। सोल्यूशन, पहले पार्ट का प्रॉफिट टोटल। ठीक,
सेल वैल्यू आप यहाँ पर फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे है ना, तो सेल वैल्यू यहाँ गिवन ही है, देखो 34 लाख। हाँ जी 3,90,000, 2 लाख, 10 लाख, टोटल 52 लाख लेस शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट। हाँ जी 26,84,313, then 30 lakh 3,07,906, उसके बाद 1,57,900, सेम 1,57,900, उसके बाद 8,28,981, और टोटल 41 लाख। बताइए। हाँ जी हाँ जी 82,000, हाँ जी 421, और दूसरा 22119, और इधर 11 लाख लेस फिक्स कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग तो इधर है नहीं, बताइए। 4 लाख,6 लाख। मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आई डोंट नो सोल्यूशन क्या, पर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पर। सेल वैल्यू, हाँ यार क्या किया उन्होंने, दोनों तरह जगह सेम ही फॉलो किया है, बट मेरे को लगता नहीं कि दोनों तरफ सही। आप फर्दर प्रोसेसिंग कर नहीं रहे हो, फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करके आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब मुझे नहीं सही लगता है। नहीं मन ठीक नहीं करेंगे यहाँ, आप खुद समझो ना कैसे कर ले। एक बार बताओ, जब वो कह रहे हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग की ही नहीं हमने, तो फिर मैं वो बात मैं सहमत हूँ, पर मेरा काम वो थोड़ा ना है कि मैं आपको आप में से कोई बच्चा, अगर मैं उल्टा चल रहा होता ना, तो आप में से वो बनता तो ये है, फिर उल्टा हो जाते। और ये चेंज है। तो ना अभी कैश फ्लो में एक क्वेश्चन बताता हूँ, कैपिटल ग्रांट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कैपिटल ग्रांट को उन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट किया, दूसरे में इन्वेस्टिंग में डाल दिया। गलत। एक अगर एक में सही है तो दूसरे में रिवर्स कैसे कर दिया आपने? दोनों में कैपिटल ग्रांट है। इन्वेस्टिंग में देखो, कैपिटल जो रिसिप्ट है, जो रिसिप्ट है वो फाइनेंसिंग है, जो अप्लाई कर दिया वो इन्वेस्टिंग है। उसमें क्या किया कि जो है उसको तो इग्नोर कर दिया और दिया बस इन्वेस्टिंग में एक में, और दूसरे में दोनों में, फाइनेंसिंग में भी कंसीडर में भी कंसीडर हुआ है। ये कैसे हो गया? सेम जैसे क्वेश्चन है।
हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट के ट्रीटमेंट चेंज, पहले कुछ और कर दे पता चल जाता ये तो गलत कर रखा है। अब ये कौन सा अपने सोल्यूशन बनाते हैं, किसी बुक्स की पब्लिक देते हैं, गलतियां तो हैं। लेकिन आपको ये बात है ना कि आईसीआई के मटेरियल में क्या है, आप पेपर में वही करना है जो आईसीआई के मटेरियल में है, एज ऑफ नाउ वही है। आपको याद आ रहेगा जब ये क्वेश्चन करोगे तो। हाँ जी, सेल वैल्यू 5 लाख, हाँ जी 3 लाख टोटल, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, हाँ जी 2 लाख, 1 लाख 40 है 75, नेक्स्ट 9 लाख, थर्टी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वो पहले में कितना 12,50,000, 1,50,000, 50,000, 1 लाख, बताओ 11 लाख, 25,000, 1 लाख 8,000, 75,000, 60,000, 4 लाख 5,000, 17 लाख 73,000। अब देखो फिक्स कॉस्ट को अगर ज्वाइंट कॉस्ट का पार्ट बना लेते ना फिर ऊपर ही शेयर में बढ़ जाता, ठीक है। हाँ जी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, can you suggest any other production plan whereby the company can maximize profit? Yes, they submit a statement showing income forecast arising out of adoption of that plan. देखो जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है उसको फर्दर प्रोसेस कर लेंगे, जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉफिट कम आ रहा है उसको नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से प्लान बना लेंगे, ठीक है। देखो फिर आपको यहाँ पे ये आंसर करना पड़ेगा दोनों को कंपेयर करके। इस क्वेश्चन में ना ध्यान देना, फिर अगर ये पॉइंट रेलेवेंट, आप ध्यान दो, अगर ये पॉइंट रेलेवेंट करना है तो आपको कॉस्ट सेम तरीके से बांटनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये वाला पॉइंट रेलेवेंट कंसीडर करते हो ना कि आपको इस पॉइंट का भी आंसर करना है, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं था पहले ये पॉइंट का भी आपने आंसर करना है, तो आपको कॉस्ट सेम तरीके से एलोकेट करनी पड़ेगी, एक ही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। दोनों में अगर आप कॉस्ट का एलोकेशन का तरीका बदलोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक ही मेथड फॉलो किया है कॉस्ट एलोकेट करने, इस नीचे वाले पॉइंट की वजह से कॉस्ट एलोकेशन सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ ये वाला मेथड फॉलो कर लिया, ठीक है। और फिर क्या कैसे आंसर करेंगे, प्रोसेसिंग कर देंगे, कॉस्ट एलोकेशन नहीं बदलेगी, और जिनकी फर्दर प्रोसेसिंग में नुकसान हो रहा है उनको नहीं करेंगे। तो डी को तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे ही नहीं, वैसे ही नहीं हो रहा, क्या का डिसाइड कर लेंगे कि फर्दर प्रोसेसिंग करने में बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है। तो
प्रोसेस की फर्दर प्रोसेसिंग करोगे उनकी फर्दर, और जिनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करोगे उनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं इनकर्ड होगी, और अल्टीमेटली शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट सेम ही रहेगा। उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहे हो तो एनआरवी क्यों रेलेवेंट है आपके लिए? जो काम ऐसे तो फिर बहुत सारे और तरीके भी, मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कर नहीं रहे हम फर्दर प्रोसेसिंग को बेच लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो, कैन just an production plan whereby the company can maximize, if yes then submit a statement। कहते प्लान बता सकते हो, इन प्लान बताइए कि यहाँ तो सारी आप ये कर दो, प्रोसेसिंग बैंक मिक्स कर दिया हमने। जब आप मिक्स कर, कॉस्ट आपकी कॉमन आनी चाहिए ना, पर आधे प्रोसेस आप नहीं कर रहे हो तो सबको, सबके केसेस में हमें जो शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट है वो सेम निकालनी पड़ेगी। देखो, फर्स्ट मेथड में हमने माना कि कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, इसका ज्वाइंट बांट दी, मान लिया होंगे उस हम लोगों ने ज्वाइंट कॉस्ट, और जो हम उसमें ये करेंगे कुछ फर्दर प्रोसेस होंगे कुछ नहीं होंगे, तो वहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट अगर हम अलग अलग बांटेंगे तो कैसे चलेगा? तो वहां पर तो आपको एक कॉमन बेस लेना पड़ेगा ना, दोनों मेथड में कॉमन चलना पड़ेगा, इसलिए हम एक कॉमन लेके चल रहे हैं। ठीक है, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट। चलिए, बैटरी बटर इज एंगेज्ड, बटरी बटर मैं वही कहूँ, बैटरी के साथ बटर क्यों लग गया? अब आप देखो, मेरे सामने दिख रहा है पर मेरी आंखें तेज चलती हैं, मैं आगे देखने लग जाता हूँ, ये नहीं थकी, अभी टाइम पड़ा हुआ है। लिखा होगा। अब आप देखो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जुबान स्लो चलती है, आंखें फास्ट चलती हैं, तो मैं देखने आगे लग जाता हूँ और इस एमआर तो मैं खा ही जाता हूँ, फिर बाद में आता है तो बनानी कुछ, फिर पीछे देखते कि रह गया। मतलब आप समझ रहे हो ना इस चीज को, ये होता है कि मिसमैच है कि आपकी आंखें स्पीड चलती है, जैसे होता है कि बोलने की स्पीड फास्ट है लिखने की कम है, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने लग जाते हैं कि आप बोल ज्यादा रहे हो, सोच तेजी से रहे हो और स्पीड लिख रहे हो स्लो। इसलिए मैं टाइप करना प्रेफर करता हूँ, मेरी लिखने की स्पीड स्लो है लेकिन टाइप करने की स्पीड बहुत फास्ट है। मैंने टाइपिंग सीखी हुई है, जब लगा था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो टाइपिस्ट बन जाएंगे, तब मैंने टाइप सीखी थी और बहुत अच्छी, सरजीवन के बराबर टाइप कर लेता हूँ मैं फास्ट। तो मैं कोई भी थॉट्स आएंगे तो मैं उसको लिखना नहीं प्रेफर करूंगा, लिखना स्पीड स्लो है और वो टाइपिंग फास्ट है। टाइपिंग में जल्दी मेरे 5 उंगलियां 10 उंगलियां चलती हैं, ऐसे ऐसे नहीं करता मैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आई कैन टाइप। हाँ, थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ आपको, आप बोलोगे ऐसे ही गप्पे मारते रहते 24 घंटे। बाद में करते हैं, चलो लेक्चर बंद करके दिखा देंगे हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बटरी बटर is engaged in the production of buttermilk, batter milk, butter, ghee. It purchase it purchases, ये परचेज बोल दिया मैंने, परचेजेस प्रोसेस क्रीम एंड लेट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ churning until it separates into buttermilk and butter. For the month of January 2020, Buttery Butter purchased 50 kiloliter processed cream at the rate of 100 per 100,000 milliliter. Conversion cost आपके सामने given है, were incurred up to the splitter point where two saleable products were produced, buttermilk and butter. Butter can be further processed into ghee. The
फॉलोइंग 20 जनवरी 2020 प्रोडक्शन एंड सेल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। ये आपके सामने जानकारी है। घी किससे फर्दर प्रोसेस होता है? घी से, सॉरी बटर से घी बटर से फर्दर प्रोसेस होता है। ऑल 20 टन्स ऑफ बटर वर फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1,20,000। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ बटर मिल्क बटर और घी इन जनवरी 2020। यानी कि आपको याद है क्वेश्चन हमने किया था पीवीसी वाला, सिमिलर क्वेश्चन है। शो हाउ ज्वाइंट कॉस्ट वुड बी अपोर्शन बिटवीन बटर मिल्क एंड बटर अंडर एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोला है उन्होंने, तो बटर मिल्क की नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? आपकी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट बताइए पहले कितनी आएगी? 50 किलो लीटर प्रोसेस क्रीम है, तो 50 इंटू आपके पास जो मिलीलीटर का रेट है, आपके पास लीटर है, ठीक है, तो आपका जो रेट आएगा 100 पर मिलीलीटर है। तो बताओ कितना क्या आएगा? किलो लीटर है इंटू 100, ये क्या आ गया? ये आपका 50 किलो लीटर है। 50 किलो लीटर को आप एक, हाँ, ये आपकी क्या आ गई? ये मल्टीप्लाई करके क्या आया? 5000 क्या है? लीटर है, लीटर बन गया ना। तो आप किलो लीटर में 100 ही होंगे। आई कंसीडर इट 300 हो गया। अब चेक कर लो, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं 50 इंटू, यार एक मिनट, पहले ये रेट दे रखा है यार, मिलीलीटर का दे रखा है। पहले मिलीलीटर निकाल तो लो कितने हैं। हाँ अच्छा, किलो, यार ये देखो, ये आपके मिलीलीटर बन गए हैं, मिलीलीटर बन गए हैं। ओ यार किलो की केजी क्या होता है? हाँ किलो लीटर मतलब केजी एक ही हो गया ना। केजी में 1000 ग्राम होते हैं ना, केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलो लीटर में मिलीलीटर 1000 होते हैं। यो ओ यार 1 किलो का रेट दिया हुआ है उसने, ये आएगा। आप यार ये हो गया बस, ये देख, एक बात समझो यार, एक मिनट यार, किलो लीटर समथिंग एल्स। 1000 लीटर 1 किलो लीटर होता है ना। 1 लीटर का रेट कितना है? 1 लीटर का रेट कितना है? 100। 1 लीटर बन गया ना। 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर। और ये कितने हो गए? ये लीटर हो गए इतने, ठीक है। ये लीटर हो गए, ये लीटर हो गए। 50 किलो लीटर का मतलब 50,000 लीटर। हाँ ना, ये आपके लीटर हुए हैं, इंटू करो। 51 लाख आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई, ठीक। उसके बाद दो सेलेबल प्रोडक्ट निकलते हैं। ऑल 20 टन ऑफ बटर वर फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1,20,016 किलो लीटर ऑफ घी। ओके, इन्होंने बोला है कि आपको ज्वाइंट कॉस्ट बतानी है बटर मिल्क एंड बटर में,
एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू मेथड निकाल के, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ जरा, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालोगे? और बटर मिल्क की तो जो फाइनल सेल वैल्यू है वही होगी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। निकालोगे बटर की निकाल लोगे, घी से निकलेगी ना, घी से हम लोग निकाल के, और बटर मिल्क की तो सेम ही रहेगी। फर्दर प्रोसेसिंग उसकी जीरो है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, उसमें हम कॉस्ट को बांट देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी 2 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, आज अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल करते हैं।